हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को गॉसिस थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। गॉसिस थ्योरम पढ़ाने से पहले आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के स्पेशल केसेस को लिखा देते हैं। विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल चुके थे, यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल चुके थे और विद्युत फ्लक्स की बीमा निकाल चुके थे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल लिए थे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। जबकि विद्युत फ्लक्स की बीमा हम लोग क्या याद किए थे, ML³ T⁻³ A इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। जब तक स्पेशल केसेस नहीं जानिएगा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। अब यहाँ पे समझ लीजिए, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में एक नंबर डाल लेते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होते हैं। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, ये यदि आपका इमेजिनरी सरफेस है, इसका मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र भी इसी रेखा पर है और इसका क्षेत्रफल भी इसी रेखा पे, सूचित यानी एक ही रेखा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ई और ए के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो ई और ए के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो इसका हमको निकालेंगे, इससे कितना बल रेखा गुजरेगा। तो ये एक बल रेखा, अनेक बल रेखाएं ऐसी गुजर रही थी। इसका सूत्र निकालना है कि विद्युत फ्लक्स वाला सूत्र क्या होगा। विद्युत फ्लक्स मतलब कुल विद्युत बल क्षेत्र रेखाओं की संख्या या कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला आप लोगों को क्या बताया गया था? फार्मूला आप लोगों को बताया गया था फाई बराबर, डायरेक्ट लिखिए, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ कितना बैठाएंगे? 0 डिग्री। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ये सूत्र सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पूरे विश्व को पता होता है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं साइंस या आर्ट्स भी जो पढ़ते हैं उनको भी। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यही इनका यूज है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना दे देंगे? 1 दे देंगे, ई ए इंटू 1। तो फाई बराबर कितना हो गया वो आपका? ई ए। ये एक केस हो गया आपका। चलिए हम लोग सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस, जब थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री होते हैं। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि यहाँ एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। इसके अंदर कोई आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश है। तो यदि ऐसा सिचुएशन हो कि विद्युत क्षेत्र इधर है और ये क्षेत्रफल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 का एंगल कितना हो जाए? कितना है ये? 20 का एंगल है 90 डिग्री। 0 डिग्री को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। 0 से ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब फार्मूला पे चले जाएंगे, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं फाई बराबर कितना? फाई बराबर लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना देंगे? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू दे दिए 90 डिग्री। और आप लोग कॉस 90 डिग्री का मान तो जानते हैं आप लोग, 0 होता है। तो ये 0 होता है। ये फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए इंटू क्या चीज़? 0। तो फाई बराबर कितना हो गया? 0। ये आपके ऑब्जेक्टिव बन गया। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब ई और ए का बीच का कोण थीटा का मान 0 होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? तो ई ए होता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यदि ई और ए के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो 0 होगा। फाई को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से क्या बन जाते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो थ्योरी से आते हैं। चलिए वो इनको नोट कीजिए। स्पेशल केसेस में अब थर्ड नंबर की जिक्र कर लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या है? जब थीटा बराबर 180 डिग्री होते हैं। तो थीटा बराबर 180 डिग्री कहने का मतलब ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है। अब देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आपका एरिया इधर है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब ऐसे समझ लीजिए आप कि फाई का सूत्र क्या होता है, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र तल का क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा। ये तो सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिखा दिया गया था। इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ के तल का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देख लीजिए तो क्या हो जाएंगे, ये फाई बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो -1, इसका वैल्यू दे देंगे। तो फाई बराबर कितना हो गया ई ए इंटू -1, यानी इसका विद्युत फ्लक्स नेगेटिव हो गया माइनस ई ए। बस यही होते हैं स्पेशल केसेस, इनको नोट कीजिए। अब कुछ की पॉइंट्स का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, कुछ की पॉइंट्स का जो कि गॉसिस थ्योरम में काम आ जाएंगे, और जो चीज़ उसमें टर्म यूज होगा उनको पहले डिराइव कर लीजिए। की पॉइंट्स में ये मेन पॉइंट्स होता है, तो लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़, की पॉइंट्स लिखिए। अब देखिए की पॉइंट्स लिखने का अर्थ है कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, महत्वपूर्ण वाक्यांश होंगे। तो 1 नंबर में जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, ये मेन स्ट्रीम पॉइंट है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलते हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सपोज कीजिए बंद पृष्ठ जब ये हो गया तो ये मानना पड़ेगा आपको कि वो काल्पनिक है, क्योंकि ये कल्पना किए थे वैज्ञानिक लोग। अब सपोज कीजिए कि ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये कल्पना किया हुआ पृष्ठ, इसके अंदर कोई आवेश है, इसके अंदर कोई क्या है, आवेश है, और आवेश से क्या निकलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो निश्चित हो जाती है कि यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज हो, इनसे विद्युत बल रेखा क्या हो, बाहर निकल रहे हैं। तो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो इस रेखा को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, फाई 1, ये विद्युत फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। इनसे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखा ये पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव। यही इनका थ्योरी है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। चलिए ये हो गया। सेकंड नंबर ले लेते हैं। सेकंड नंबर में है जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करती है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, तो विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, ऋणात्मक होते हैं। तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जब इसमें प्रवेश करेगा पृष्ठ में, तो सपोज कीजिए ये आपका कोई क्या है, पृष्ठ है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा एंट्री ले रहे हैं। तो सपोज कीजिए ये है फाई 2, विद्युत फ्लक्स क्या मान लिए, इस रेखा को ही मान लिए हम लोग, कितना, फाई 2, या विद्युत फ्लक्स क्या मान लिए, फाई 2। ये निगेटिव होंगे, ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इनको नोट कीजिए।
अब लोग की पॉइंट्स में हम लोग 3 नंबर की बात कर लेंगे, थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर बोले तो तीसरा नंबर की पॉइंट्स में। तो तीसरा नंबर ये जान लीजिए, आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु आवेश प्लस Q, ये नहीं है कुछ तो क्या है, ये प्लस है, के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इनका सूत्र, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र या बिंदु आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र। Q है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो प्लस है, यदि नहीं कोई सिंबल होते हैं तो वो क्वांटिटी ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, या 2 लिखिए या प्लस 2 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो Q लिखिए या प्लस Q, ऐसे आपको भटका सकता है एग्जाम में कभी कि Q के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, या ऐसे घुमा के पूछ देगा बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, तो कोई अंतर, दोनों सेम होते हैं। ये आपको पढ़ा दिया गया था, फिर भी आगे इनका यूज है, इसलिए हम पहले उनको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, तो ये आपको बता दिया गया है, आपको फिगर थोड़ा सा समराइज कर लीजिए। जैसे कि ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे बिंदु आवेश क्या है, कोई प्लस Q है, और ये दूरी कितनी है, R है, ये दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E कितना होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E कितना होगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E कितना होगा, तो इसके लिए आपको अनेक फिगर है, फिगर अनेक टाइप से ऐसा आपको बता दिया गया था। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लिए गए थे, तो बिंदु आवेश के कारण ये आपको सूत्र प्रूव्ड कर दिए थे बहुत पहले ही। तो E बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मैं वीडियो दे चुका हूँ। चलिए थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर में लास्ट है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का अंग्रेजी होता है एरिया, हम लोग क्या लिख लेते हैं, ARE एरिया, तो क्या लिखते हैं 4 पाई R स्क्वायर, जो यूज होगा उसी को मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी का केवल। तो ए को सेलेक्ट कर लेंगे हम, केवल ए को लिखेंगे, केवल किसको लिखेंगे, ए को। तो ए बराबर कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर, इनका उपयोग होगा गॉसिस थ्योरम में। चलिए नोट कीजिए इनको। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। गॉस का प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, आप लोग बुक में पढ़े भी होंगे, गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो गॉस एक वैज्ञानिक का नाम था, जिसका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि यदि कोई चार्ज किसी पृष्ठ के अंदर है तो इनसे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो ज्ञात कर लेते थे फार्मूला से। उसी फार्मूला को की एनालिसिस किया गया। तो गॉस ने 2 प्रमेय दिए थे, प्रथम प्रमेय और द्वितीय प्रमेय। तो आपको ये लॉन्ग टाइप में पूछा गया अभी क्वेश्चन है, तो लिखेंगे गॉस का प्रथम प्रमेय, क्या लिखेंगे हम लोग, गॉस का प्रथम प्रमेय, गॉस का प्रथम प्रमेय, गॉसिस फर्स्ट थ्योरम, गॉसिस फर्स्ट थ्योरम। इन पे बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल हैं, मेनी न्यूमेरिकल्स हैं, और गॉसिस थ्योरम पढ़ भी लीजिएगा। इनका या तो थ्योरी पूछे जाते हैं, यदि थ्योरी नहीं पूछे जाएंगे तो इनका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, अनुप्रयोग पूछा जाएगा गॉसिस थ्योरम का। 1 मार्क का तो 100% रख लीजिए। यदि थ्योरी नहीं पूछेंगे तो इनसे ऑब्जेक्टिव निश्चित ही पूछा जाता है बोर्ड में। तो गॉस का प्रथम प्रमेय क्या है, जब
कोई आवेश किसी बंद, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रथम प्रमेय कहलाता है। यही गॉस का प्रथम प्रमेय कहलाता है। इनको ऐसे समझ लीजिए, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रथम प्रमेय कहलाता है। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब तो लिख भी दिए हैं। अर्थात क्या चीज ये कह क्या रहे हैं, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स क्या लिखते हैं हम लोग, कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, आवेश का 1/ε0 गुना। मतलब समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, यही ना आपका गॉस का प्रथम प्रमेय है। गॉस के प्रथम प्रमेय को समझिए, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर आवेश का 1/ε0 गुना। तो आप लोग जानते हैं कि कुल विद्युत फ्लक्स का संकेत हम लोग क्या लेते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, फाई। हरदम ऑलवेज याद रखना है आपको, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, फाई। इन्हीं को कुल विद्युत फ्लक्स मान लिए हैं। आवेश को क्या मानते हैं हम लोग, क्यू। आवेश को क्या मानते हैं, क्यू। और का मतलब गुना, सभी जानते हैं। का मतलब ऑफ मतलब गुना, और 1/ε0। और एक बार यदि का में गुना का अर्थ प्रयोग हो गया, इसमें रिपीटिशंस है, 2 बार का मतलब भी गुना होता है, गुना मतलब इसको छोड़ देते हैं हम लोग। इनको क्या करते हैं, इनसे कोई बात नहीं। एक बार का गुना का मीनिंग हो गया तो 2 बार नहीं लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनको क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर हम लोग, फाई बराबर क्यू गुना एक, ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए, Q/ε0। यही गॉस का प्रथम प्रमेय है। यही गॉस का कौन सा प्रमेय है, प्रथम प्रमेय है। चलिए इनको नोट कीजिए, इनको प्रूफ करना अभी। इनको अब प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रूफ क्या लिखते हैं हम लोग, PROOF, प्रूफ। इनको प्रूफ कैसे करें, तो मान लेंगे, ज़्यादा कुछ मानना नहीं है, लिख लेंगे, माना कि कोई आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित, बस इतना ही मानना है, ज़्यादा नहीं आप मानिएगा। ये मान लिए हम लोग, तो ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पहले बंद पृष्ठ बना, तो फिगर देख लीजिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ। तो इधर भी बढ़ा लेते हैं लोग। अब देख लीजिए, यहाँ यहीं पे चार्ज का जिक्र हुआ है। यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है।
एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे, यानी काल्पनिक पृष्ठ की। एक काल्पनिक पृष्ठ की हम लोग क्या कर लेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। एक सेकंड, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे हम लोग। चलिए कल्पना तो कर ली हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनसे यहाँ तक की दूरी को कितना मान लेंगे हम लोग, r। यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, r मान लेते हैं। यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेंगे, r। तो r दूरी पर तो विद्युत क्षेत्र निकाल चुके थे, E बराबर 1/4πε0q/r²। अब देख लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में हम लोग ले लेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है, ये विद्युत क्षेत्र क्या है आपका, ये विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र को क्या मानते हैं हम लोग, E। और क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को क्या मान लेंगे, इसी के क्षेत्रफल की, ये जो एरिया है क्या मानते हैं, A। और इस कोण को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़, थीटा। जबकि ये दोनों फिगर देखिए, ए भी इसी पर होना चाहिए, ये मानना पड़ेगा लास्ट में हम लोगों को। ये जो सतह है, इनको आप कल्पना करेंगे कि ये कोई वृत्त बना सकते हैं हम लोग, लेकिन वास्तव में ये गोला है। क्या है, गोला है। अब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर कैसे हुआ, तो इनको क्लोज एरिया बना देंगे। क्या बना देंगे, क्लोज एरिया। यही है इनका फिगर। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सूत्र का अप्लाई करेंगे, फार्मूला का अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे, नाउ। तो विद्युत फ्लक्स का आप लोग सूत्र क्या जानते हैं बुआ, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या जानते हैं, फाई बराबर जानते हैं E a cos थीटा। यहाँ पर थीटा को शून्य होना पड़ेगा, तभी टोटल कुल विद्युत फ्लक्स निकल पाएंगे। तो थीटा का मान कितना देना पड़ेगा, शून्य होना चाहिए। थीटा का मान क्या होना चाहिए, शून्य। और देख लीजिए आप लोगों को थीटा का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और ई का मान तो आप लोगों को लिखा ही दिया गया था बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0q/r²। फिर भी इसका एक बार जिक्र कर दिए हम, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और गोला का क्षेत्रफल ए बराबर कितना बताया था आप लोगों को, 4πr² बताए थे, फिर भी लिख दिए हम, दोबारा लिख दिए, रिपीट कर दिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही बैठे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाई बराबर ई का वैल्यू जानते हैं आप लोग कितना होता है, लिख दिए हैं यहाँ दोबारा, 1/4πε0q/r²। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, बुक में देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, चाहे ABC बुक हो या भारती वन हो, जो भी राइटर हो, SC वर्मा हो, जो भी राइटर हो। अब ए का मान कितना होता है, गोला का क्षेत्रफल 4πr² और कितना cos 0 डिग्री। तो cos 0 का तो मान जानते हैं आप लोग, cos 0 डिग्री का 1 होता है मान। अब देख लीज सकते हैं आप कि r² कैंसिल आउट, 4π कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, E बराबर q/ε0। एक cos 0 डिग्री का मान 1 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर भी 1 है। ये कितना हो गया, फाई बराबर q/ε0। ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए कुछ राइटर इन्हीं थ्योरम को अलग टाइप से लिख दिए हैं, तो उन पर कंफ्यूज नहीं करना पड़ेगा, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। जैसे अभी आप इनको प्रूव कर लेते, फाई बराबर क्यू बट्टा कितना ε0, इनको प्रूव कर लिए थे अभी आप, प्रूव्ड। अब देख लीजिए क्यू जो चार्ज है, तो क्यू टोटल चार्ज है, तो कितने राइटर टोटल चार्ज को ये क्यू नहीं लिख के ऐसे लिख लेते हैं, समेशन ऑफ क्यू। इनसे आप
हड़बड़ाइएगा नहीं, चाहे क्यू लिखिए एस में, दोनों सेम चीज़ है। तो चलिए इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाई ई बराबर समेसन ऑफ क्यू, चूँकि टोटल चार्ज का हो जाएगा इसमें, तो क्यू चूँकि टोटल चार्ज होता है, ये आप इसके क्वांटमीकरण के सिद्धांत में पढ़े होंगे आप लोग और पढ़ाए थे। इप्सिलॉन नो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिए समेसन ऑफ क्यू का मतलब हुआ सभी चार्ज को आप जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आप जाते रह जाइए जहाँ तक जाना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल थर्ड पे ही बेस, जितने चार्ज रहेंगे उनको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ये क्या हो जाएंगे, हाँ ई बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय इप्सिलॉन। इनको नोट कीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गॉसेस सेकंड थ्योरम नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। और मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ मैं, कभी भी जो आपका लेक्चर है, जैसे कि आप दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया गया है, उनको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, रेगुलर वर्क करना है। रेगुलर यानी कि आपको क्लास को देखना है और नोट करना है। ये प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएंगे, तो प्रैक्टिस रेगुलर करना है। इनसे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट भी बैठता है। और ये मैं ईच एंड एवरी वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ मैं आपको कि बुक को थॉरली पढ़िए और आफ्टर दैट आप क्लास लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।